नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स में, जहां पे हम आपको करंट अफेयर बेस्ड के कुछ एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं और आपको भी सॉल्व करने के लिए देते हैं कि आप भी अपनी तैयारी को अपने हिसाब से एनालाइज कर सके कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो कैसे चल रही है। फिर आपको हम करंट जो एमसीक्यूज के अलावा और क्या क्या देते हैं, जो ऐसा टॉपिक जो न्यूज में हो और ऐसा लोकेशन मैप का पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी कोई भी ऐसा लोकेशन सेपरेटली हम कराते हैं। इंडिया के मैप का अलग कराते हैं, वर्ल्ड का मैप का अलग कराते हैं। यानी कोई सा भी ऐसा लोकेशन जो वर्ल्ड में और इंडिया में न्यूज में होगा, उस लोकेशन को हम बताते हैं आपको वो लोकेशन कहाँ है और किन वजहों से न्यूज में है। उसके बाद उसके सारे डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स को। आपको लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि आप अपने से खुद अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने आप को देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो कुछ क्वेश्चन जो दिए गए थे आपके, तो उसके पहले आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि सेंटर प्लान्स 131st अमेंडमेंट टू ब्रिंग चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240। ये मैंने बताया था कि जो ये आपको डेली जनरल अवेयरनेस के जो क्विज दिए जा रहे हैं वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। कैसे कि कल आपको मैंने करंट अफेयर की क्विज में भी करवाया था कि आर्टिकल 240 लाना चाह रही है गवर्नमेंट, चंडीगढ़ को आर्टिकल 250 के अंदर लाना चाह रही है थ्रू 131st अमेंडमेंट एक्ट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू, यानी आर्टिकल 240 के तहत इन चार ऑप्शंस में से प्रेसिडेंट के पास वो कौन सी पावर आती है। ऑप्शन है ए, अपॉइंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, बी, मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, सी, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, डी, अडमिनिस्टर इलेक्शंस इन यूनियन टेरिटरीज। तो इसका आंसर क्या है? उस वीडियो में भी हम आपको बताया था कि उसका आंसर क्या है। और ये आर्टिकल 240 लाने की वजह, चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लाने की वजह ही यही थी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो रेगुलेशन हो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस हिस्टोरिक फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। अभी रिसेंटली का ही ये न्यूज है कि इंडिया की वुमेन ने ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि ब्लाइंड क्रिकेट गवर्न इंटरनेशनली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ये ब्लाइंड क्रिकेट किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होता है? यानी जैसे आईसीसी जो कि वर्ल्ड मेन और वुमेन का T20 वर्ल्ड कप, इस तरह का जितने भी वर्ल्ड कप उसको ऑर्गेनाइज करती है, तो आखिर इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लाइंड क्रिकेट को गवर्न करती है इंटरनेशनली? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है आपको। ए, आईसीसी, बी, IWBF, सी, BCCI, डी, IBSA। तो इसका आंसर क्या है? IBSA। याद रखिएगा हमेशा ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है और साथ में डेली जनरल के क्वेश्चन में भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कल के ही करंट अफेयर से रिलेटेड है और बड़ा कर देता, आपको देखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, काशी तमिल संगम 4.0 टू सेलिब्रेट तमिल काशी सिविलाइजेशन टाइज। ये कल के भी करंट अफेयर क्यूज में हमने कराया था आपको, उसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है। यानी काशी तमिल संगम जो 4.40 सेलिब्रेशन हो रहा है काशी में, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि काशी तमिल संगम प्राइमरली सेलिब्रेट्स विच एस्पेक्ट ऑफ तमिल कल्चर। यानी तमिल कल्चर के किस एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करता है वो? ए, क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, बी, फोक स्पोर्ट्स, सी, मॉडर्न लिटरेचर और डी, सिनेमा हिस्ट्री। आप एक बार सोचिए कि ये तमिल संगम जो है आखिर ये हो क्यों रहा है। इसके पूरा अगर हिस्ट्री को जाएंगे तो पता चलता है कि ये सारा कुछ जो काशी तमिल संगम का जो बैकड्रॉप है वो एंशिएंट हिस्ट्री में जाता है। तो इसका आंसर क्या है? क्लासिक म्यूजिक एंड डांस। ए, क्लासिक म्यूजिक एंड डांस। अगला देखिए, WHO declared end of Indonesia's type 2 polio outbreak after no detection since June 2024। यानी जून 2024 के बाद इंडोनेशिया में टाइप 2 का जो पोलियो है नहीं देखा गया है। तो WHO ने से डिक्लेयर किया है कि इंडोनेशिया टाइप 2 डिक्लेयर मतलब फ्री नेशन है। उसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि विच पोलियो वायरस सीरोटाइप इज कंसिडर्ड द मोस्ट न्यूरो वायरलेंट। यानी कौन सी ऐसी पोलियो वायरस है, सीरोटाइप है, जो कि मोस्ट न्यूरोवायलेंट है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ऑल इक्वली। तो इसका आंसर क्या है? टाइप 1। अगला क्वेश्चन देखिए, जावेद अशरफ अपॉइंटेड ITPO चेयरमैन। फिफ्थ क्वेश्चन, ITPO chairman in context the same tell us ITPO was established in which year।
यानी किस ईयर में ITPO का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है 1982, यानी 1982 में ITPO का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि JEM and UNW women signed MOU under the Womania initiative to boost women entrepreneurs। यानी वुमनिया एक इनिशिएटिव है जिसके तहत वुमेन इंटरप्राइजेस को इंप्रूव करने के लिए GEM और UN वुमेन गिवन ने साइन किया है आपस में MOU। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है को कि वुमनिया इनिशिएटिव्स और द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट्स को ट्रू है या फॉल्स आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है द वुमनिया इनिशिएटिव लॉन्च इन 2019। देखिए पहला ऑप्शन, द वुमनिया इनिशिएटिव लॉन्च इन 2019 enables, राइट साइड में देखिए वुमेन लेड एम्बेसीज एंड SFG टू सेल डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट थ्रू GEM प्लेटफॉर्म। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए GEM इज ऑपरेटेड बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट देखिए GEM हैज बीन अडॉप्टेड ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद सम स्टेट मैंडेटिंग इट्स कंपल्सरी यूज, यानी कुछ स्टेट्स में इसका कंपल्सरी यूज किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर 6 का ए होगा, ओनली 1 and 3। 6 का आंसर है ओनली 1 and 3, जिसका सही होगा। आप लोग खुशी मनाइए क्योंकि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 7th क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू द गुरु तेग बहादुर ऑन हिज 350th मार्टिरडम डे ऑन 24 नवंबर, यानी 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का 350वां दिवस था। तो उसी पे प्रेसिडेंट इंडिया ने उनको ट्रिब्यूट पे किया था। तो इसी में कुछ क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कि ही कंट्रीब्यूटेड मोर देन 100 टाइम्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब, मेनी ऑफ व्हिच एम्फसाइज डिटैचमेंट एंड मोरल करेज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ही फाउंडेड द टाउन ऑफ चक नानकी व्हिच लेटर डेवलप्ड इनटू द प्रेजेंट डे ऑफ अनंतपुर साहिब। ये भी सही स्टेटमेंट है। हिज एग्जीक्यूशन इन 1675 वाज ऑर्डर्ड ड्यू टू हिज मिलिट्री रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर इन पंजाब। ये आंसर, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो 1 and 2 होगा। तो 1 and 2 कौन सा है? बी ऑप्शन। अगला देखिए, सीशेलिस जॉइंस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज 66 मेंबर एट 7th NSA लेवल मीट इन न्यू दिल्ली। कल के मैप में ही सीशेलिस जगह था, न्यूज में था, तो उसी से एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसका क्वेश्चन जो देखिए कि सीशेलिस ने कोलंबो सिक्योरिटी CCSC को ज्वाइन किया एज अ 6th मेंबर NSA लेवल मीटिंग इन दिल्ली। अब सीशेलिस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बताना है क्या क्या इसमें सही है और उसमें क्या कौन सा गलत है। Sicily is the smallest and least populated country in Africa and consists of 155 islands located on the Massacrine Plateau। क्या ये सही है आंसर? हम जब पढ़ रहे थे सिसिलीज के बारे में तो उसमें बताया गया था कि ये बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ एक जगह है, मेडागास्कर के ठीक ऊपर में जो बताया था आपको कि वो छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। द कैपिटल सिटी विक्टोरिया, ये भी सही है। सिचुएटेड ऑन द माहे आइलैंड व्हिच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ सिचिलिस, ये भी सही है। तो 1 and 2 कहाँ है? 1 and 2 ये है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आज के हमारे डेली करंट अफेयर की यानी जो आपको कुछ डेली करंट अफेयर के लिए जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, इसमें हम आपको उसी टाइम पे आंसर बताते हैं और आपको उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2025 हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे ऑफ नवंबर रिसेंटली। यानी इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है और यह नवंबर में ही मनाया गया। वो किस डे को मनाया गया है? तो इसका आंसर एक बार आप वीडियो पॉज करके देखिएगा कि इसका आंसर क्या है, मतलब खुद से ट्राई कीजिएगा देने का, तब तक हम आपको इसका आंसर बताते हैं। देखिए पहले ये जान लिया जाता है इसको और भी इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25। अभी रिसेंटली में ये देखा गया कि महिलाओं के ऐसे तो रिपोर्ट है कि हर 3 में से 1 महिला जो है किसी न किसी तरीके से
वह एक डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर बाहर जाने पे, स्कूल कॉलेज में जाने पे भी वायलेंस, या फिर एक तरह से कहा जाए तो ईव टीजिंग का शिकार होती ही होती है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं हिंसा होती है, उनके ऊपर वायलेंस हो ही रही है। तो और सबसे ज्यादा आजकल जो हो रहा है वो है डिजिटल वायलेंस। मतलब डिजिटल वायलेंस मतलब उनके डिजिटली उनके साथ हैरेसमेंट किया जा रहा है, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं डिजिटली उनके साथ। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने, किसने, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का ये बनाया है कि यह बी जो नवंबर 25 नवंबर से जो है, इसका आंसर 25 नवंबर है, 25 नवंबर को मनाया जाएगा। और जो ह्यूमन राइट्स डे है वहीं से ये पूरा इसका पूरा एक 10 दिनों का एक फेस्टिवल चलता है, और उसी में चलेगा कि बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर्स लिए जाएंगे यूएन द्वारा, और बहुत सारे जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी ये रिजोल्यूशन लेंगे कि कैसे करके ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको खत्म किया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंडो टिबेटन बॉर्डर आईटीबीपी पुलिस, जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट अलोंग द इंडिया चाइना एलएसी, इंडिया और चाइना के जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बॉर्डर है वहां पे लगभग हालांकि क्वेश्चन में है कि कितने ऐसे पोस्ट बनाए जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा गार्ड किए जाएंगे। यानी वह बॉर्डर एरियाज में जो पोस्ट्स होंगे, पोस्ट यानी कि एक प्रॉपर एक कैंटोनमेंट एरिया, मतलब एक ऐसा पूरा का पूरा बटालियन ही, पोस्ट ही, जो सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित होगी। तो ऐसे कितने बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें। और इसका आंसर हालांकि बी है, 10 है। आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश करते हैं इसको आंसर लगाने का। तो 10 पोस्ट इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस ने अभी असाइन किया है कि 10 ऐसे एलएसी के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना और इंडो आईटीबीपी है, इंडिया चाइना और इंडिया तिब्बत के बॉर्डर के आसपास ये गार्डिंग करती है। तो वहां पे लगभग 10 नए पोस्ट बनाए जाएंगे, और जो कि पूरी की पूरी महिलाओं द्वारा, महिला जो पुलिस है उनकी आईटीबीपी की, उसके द्वारा संचालित किया जाएगा, लगभग 10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड, यानी इनमें से किसे लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 दिया गया है। ऑप्शंस क्या क्या है, वेलम्माला सिमन्ना, नोरी दत्तारेड्डी, छोटा गुरु प्रसाद और विमल्लू चौधरी। लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? इसका आंसर क्या है, वेलामला सिमन्ना। वेलामला सिमन्ना जी को जो एक तेलुगु यूनिवर्सिटी, किसी एक आंध्रा तेलंगाना की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और लगभग 100 किताब से भी ज्यादा लिख चुके हैं, और तेलुगु लैंग्वेज को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वेलमला सिमन्ना को जो लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 से नवाजा गया है, वेलमला सिमन्ना को। और इसका सेरेमनी डेट कब होगा? 18 जनवरी 2026 को। कहां पे होगा ये भी ध्यान रखना है। इसका जो सेरेमनी डेट होगा, यानी उस दिन उनको सामने अभी तो घोषित हुआ है कि इनको यह अवार्ड दिया जाएगा, लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड। ये इनको प्रेजेंट कब किया जाएगा? 18 जनवरी 2026 को। कहां? विशाखापट्टनम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या देखेगा, 18 जनवरी को विशाखापट्टनम में। और ये अवार्ड किससे रिलेटेड है? तेलुगु लैंग्वेज से रिलेटेड है, तेलुगु लैंग्वेज से रिलेटेड है, प्रमोशन ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर के। और इसमें लगभग 2 लाख का अवार्ड अमाउंट मिला जाता है, और भी सारी कुछ बातें हैं इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन, इंडिया कंक्लूडेड अ मल्टी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इंडिया कंडक्टेड अ मल्टी सेक्टरल एंगेजमेंट इन विच कंट्री टू प्रमोट टेक्सटाइल ट्रेड एंड सेरिकल्चर कोऑपरेशन इन 2025। यानी इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक मल्टी सेक्टरल एंगेजमेंट साइन किया है ताकि टेक्सटाइल ट्रेड को प्रमोट कर सके और सेरिकल्चर कोऑपरेशन को भी प्रमोट कर सके। सेरिकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म से जो सिल्क बनाने की प्रक्रिया है उसको ही सेरिकल्चर कहते हैं। और टेक्सटाइल ट्रेड में कोऑपरेशन के लिए, तो इसमें से कौन से ऐसे देश है जिसके साथ यह एक मल्टी सेक्टरल एंगेजमेंट कर रहा है? पहला ऑप्शन है बुल्गारिया, बी इटली, सी जॉर्जिया, डी जापान। तो इसका आंसर आप एक बार सोचिए, तब तक मैं इसके और भी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। जो इंडिया अभी इसके साथ जिस कंट्री है उसके साथ एक कोऑपरेशन करने जा रही है टेक्सटाइल ट्रेड में और सेरिकल्चर में, उसको ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करने का
और इसमें जो कंट्री है शामिल है वो है जॉर्जिया, यानी ये जॉर्जिया के साथ ये कर रही है। और इसमें जो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का है। इसका है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, यानी एक ऐसी बोर्ड भी है जो इन सब चीजों सिल्क से रिलेटेड प्रॉपर ध्यान रखती है। तो इसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है किसका, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, ताकि टेक्सटाइल ट्रेड में और सेरीकल्चर में इंडिया का ज्यादा से ज्यादा योगदान हो सके और वो प्रमोट कर सके। किस कंट्री के साथ, अभी स्टार्ट किया है जॉर्जिया के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वर द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 हेल्ड वेयर इंडियाज अमर सिंह चमकीला रिसीव्ड नॉमिनेशंस। अभी हाल ही में, इसका आंसर आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि हाल ही में एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो हर साल होता है, उसमें इंडिया की एक फिल्म थी जो हालांकि नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हुई थी, नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं कि ओटीटी पे स्ट्रीम हुई थी। उस फिल्म का नाम था अमर सिंह चमकीला। उसके लाइफ पे प्रॉपर फिल्म थी। अमर सिंह चमकीला एक फोक सिंगर थे पंजाब के, उनके साथ बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुआ था कि उनको लाइव गाना गाते हुए उनको गोली मार दी गई थी। बहुत फेमस रहे थे, यानी पाकिस्तान के फोक म्यूजिक को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ज्यादा योगदान है। और इसमें जो फिल्म में जो एक्टर थे, लीड एक्टर दिलजीत दोसांझ, उनकी एक्टिंग की वजह से, यानी इनके जो 2 नॉमिनेशन मिले हैं, एक बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में और जो एक्टर इन परफॉर्मेंस, यानी दिलजीत दोसांझ को भी नॉमिनेशन। हालांकि इंडिया ने एक भी उसका अवार्ड नहीं जीता उसमें, लेकिन इतने बड़े अवार्ड में इंडिया की किसी फिल्म का नॉमिनेशन भी आना एक फक्र की बात थी और बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन का हो गया था। तो ये एमी अवार्ड कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। ये है आपका आंसर, न्यूयॉर्क। और इससे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पवन जो है ऑफिशियली कॉमेमोरेटेड बाय द इंडियन आर्मी इन नवंबर 25 वाज कंडक्टेड इन विच कंट्री। आखिर ऑपरेशन पवन किस देश में हुआ था, मतलब नवंबर 2025 में इसका कॉमेमोरेटेड हो रहा है। नवंबर 2025 में कंडक्टेड इन विच कंट्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ऑपरेशन पवन, इससे रिलेटेड कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जान लीजिए। ऑपरेशन पवन जो है एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हमारे इंडिया से गई थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF बोलते हैं इसको, IPKF। और ये कब गया था, 1983 से लगभग, मतलब हालांकि 1983 से जो 2009 तक श्रीलंका में जो सिविल वॉर चल रहा था, उसी में ही इंडिया के साथ 1987 में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी। इन 1987 में पीस ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच। उस टाइम राजीव गांधी जी प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने यह ट्रीटी साइन की थी। तो इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया को अपना एक बेड़ा, यानी सेना का एक दल भेजना था। कहाँ, श्रीलंका में। वहां पे एक सिविल वॉर चल रही थी LTT का लेकर, उसकी अलग कहानी है, किसी और दिन जान लेंगे। तो इंडिया ने अपना पीस कीपिंग फोर्स बता, और कहा जाता है कि भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा पीस डिप्लॉयमेंट फोर्स इंडिया की तरफ से गया था तो श्रीलंका में ही गया था। और इंडिया, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन नाम रखा गया था। और ये बता ही गया, ये अकॉर्ड साइन किसके किया था, PM राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट JR जयवर्धने। ताकि जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किस किस के बीच में, सिन्हाली मेजोरिटी गवर्नमेंट और LTTE, किस किस के बीच में चल रहा था, LTTE लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्म और सिंहाली। ये हालांकि जो वहां पे चल रहा था, सिविल वॉर चल ही रहा था, वो सिंहाली लैंग्वेज के बोलने वाले वो चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट, हमेशा लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा मसला होता है किसी भी देश में, एक सिविल वॉर का। तो लैंग्वेज सिंहाली मेजोरिटी जो सपोर्टेड गवर्नमेंट था उनकी आ रही थी, तमिल लोगों के साथ थोड़ा उनको लग रहा होगा कि LTT वाले, उनकी तमिल के जो श्रीलंका में तमिलियंस भी हैं, तो उनको मतलब सेकंड क्लास सिटीजन मान रहे थे। तो उनका रिवेलियन चल रहा था LTT का, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर तमिल इल्म। इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक सिविल वॉर चल रहा था। तो 1987 में इंडिया श्रीलंका का एक पैक्ट साइन होता है, ट्रीटी साइन होती है। उसके तहत इंडिया अपना एक दल भेजती है, एक ऑपरेशन पवन के नाम से। और अभी उसका जस्ट जो है 1987 में नवंबर 2025 के आसपास
इसका प्रॉपर एक कॉमोरेट किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा नवंबर 2025 में। तो इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस 2025 इन इंडिया डे, इन इंडिया? यानी संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको पता है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और क्यों मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है कि इसका थीम क्या है इस बार का संविधान दिवस 2025 का? चलिए जान लीजिए। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। स्टार्टिंग पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के आसपास, और लगभग 1949 के 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल सब कुछ तैयार हो गया था। और कुछ आर्टिकल्स हमारे संविधान के उसी दिन से ही स्टार्ट हो चुके थे। जैसे सिटीजनशिप के जितने भी आर्टिकल्स है सारे इस दिन से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन हमारा देश रिपब्लिक डे कब मनाता है? 26 जनवरी 1950 में हम रिपब्लिक डे घोषित हो गए, गणतंत्र हो गए। क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि 26 जनवरी को बहुत सालों पहले इंडिया ने पूर्ण स्वराज की जो बात कही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उसी को मान्यता देने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को ज्यादा ये देते हैं, तवज्जो देते हैं। और 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। और इस बार संविधान दिवस जो 2025 का जो थीम है वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है कि द हायाली गबी वोल्केनो which erupted in November 2025 after being inactive for 12,000 years is located in which African country? ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, आप इसका आंसर आराम से दे दीजिएगा कि हयाली गुबाली वोल्केनो जो है वह अभी देखा गया, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ कि उसका इरप्शन हुआ है। और ये इरप्शन इतना न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये 12,000 साल से एक बार भी उसने इनएक्टिविटी दिखा गया था, मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है एक्टिविटी, लेकिन अचानक से इतना ज्यादा वह इवोल्यूशन, उसका इरप्शंस हुआ, उसके धुआं दिल्ली तक यानी हमारे भारत की राजधानी तक इसका जो हवा का जो इफेक्ट है देखने को मिला। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि जहां दिल्ली का एक्यूआई लेवल लगभग 800-900 के आसपास पहले से ही खराब है, इसके आने के बाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये आखिर ये हियली गुब्बी वोल्केनो है कहां पे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है इजिप्ट, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। मुझे लग रहा है कि ये इसका आंसर आप लोग सभी लोग सही लगाएंगे। इसका आंसर क्या है? इथियोपिया। यानी इथियोपिया ही अभी सबसे ज्यादा न्यूज में है हयाली गुबाली वोल्केनो की वजह से, कि अब ये एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है 2025 में, जो 12,000 साल से कुछ भी नहीं हो रहा था, वहां पे इनएक्टिव था वो। अगला क्वेश्चन देखिए, टू ऑनर द व्हाइट रेवोल्यूशंस एंड ड्राइविंग इंडियाज डेयरी फ्यूचर द नेशनल मिल्क डे 2025 हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे ऑफ नवंबर? यानी नेशनल मिल्क डे 2025 का जो मनाया जाता है, हमेशा जो मनाया जाता है 2025 में, इस बार भी मनाया गया नेशनल मिल्क डे। तो ये किस डेट को मनाया जाता है, क्वेश्चन ये है। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कि डेयरी फ्यूचर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, मतलब अगर इंडिया में अगर डेयरी फ्यूचर या व्हाइट मतलब मिल्क को रिवॉल्व करने में कोई सबसे बड़ा योगदान है तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में है। और इस व्हाइट रिवॉल्यूशन को मतलब फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? कुरियन, जॉर्ज कुरियन कह दीजिए। जॉर्ज कुरियन जी को कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिन के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। और किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो याद रखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है और नेशनल मिल्क डे भी है। और मिल्क डे से मिल्क के मामले पूरे वर्ल्ड के हिसाब से हम सबसे ज्यादा हाई प्रोड्यूसिंग और हाई कंजप्शन कंट्री भी है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वेसल वाज कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर 2025 एज द फर्स्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डिजाइन्ड माहे क्लास ASW शैलो वाटरक्राफ्ट? ये क्वेश्चन एक बार हमने पिछले किसी वीडियो में भी किया था कि अभी हाल ही में किस इंडियन नेवी के जो ये सबमरीन वारक्राफ्ट होता है उसके सोलो वाटरक्राफ्ट में से है, किसी अभी जस्ट कॉमोरेट किया गया है इंडियन नेवी में। तो इसका आंसर हमने उस टाइम पे भी देखा था, इसका आंसर है INS माहे। यानी INS माहे को अभी जस्ट इंडियन नेवी ने इनोग्रेट किया है और वो पूरा का पूरा वो भारत में ही बना गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत एक जो इनिशिएटिव उसके तहत
तो इंडिजीनियसली मतलब खुद इंडिया में ही बना है। और ये माहे ए क्लास ASW एंटी एंटी सबमरीन एंटी वॉरक्राफ्ट सबमरीन ऐसा कुछ है ये, और शैलो वाटरक्राफ्ट है। और ये भी जस्ट इंडिया नेवी में कोमोरेट किया गया है। नाम क्या है? INS माहे। अगला सेक्शन देखिए। अब यहां से हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है टॉपिक ऑफ द डे। आज के टॉपिक ऑफ द डे में क्या है? आज के टॉपिक ऑफ द डे में है हमारा एक सेकेंड। आज के टॉपिक में है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये न्यूज में क्यों है? कि अभी गुजरात जो स्टेट है, वह सेकेंड स्टेट आफ्टर उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के बाद एक दूसरी राज्य होगी जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा विद अ हाई लेवल कमेटी चेयर्ड बाय जस्टिस रंजना देसाई। यानी इस कमेटी को प्रॉपर इसका जो गाइडेंस कौन कर रहे हैं? जस्टिस रंजना देसाई, ताकि उस पूरे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गुजरात में लागू होगा उसका ड्राफ्ट कैसा होगा और इसका इवैल्यूएशन प्रॉपर कैसे होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। बहुत लोगों के माइंड में यह थोड़ी गलत धारणा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सब कुछ ही सब सेम हो जाएगा, यानी थोड़ी अलग अलग तरह के परसेप्शन से बने हुए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से किसी की आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएंगे, सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। पहले इस वर्ड्स को चुन एक बार टुकड़े टुकड़े में कोशिश कीजिए इसको ब्रेक करने का, और समझिए यहीं से है। यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ में आ रहा है? सेम टू ऑल, यानी सभी के लिए बराबर। जैसे आप ड्रेस पहनते हैं वो सभी के लिए बराबर होता है, तो यूनिफॉर्म मतलब सभी के लिए एक जैसा। सिविल कोड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने का। सिविल मतलब क्या होता है? जैसे दो तरह के हमारे पास कोड्स हैं यहाँ पे, क्रिमिनल कोड और सिविल कोड। केसेस क्या होते हैं? सिविल केस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में क्या आते हैं? पर्सनल लॉस, यानी पर्सनल मैटर्स। और पर्सनल मैटर्स में क्या 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 होगा? मैरिज है, किसी के मैरिज से रिलेटेड कोई भी मैटर हो वो सिविल मैटर्स में होगा, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होगा। सिविल में होगा मैरिज होगा, डाइवोर्स होगा, एडॉप्शन से रिलेटेड। अगर किसी औरत को डिवोर्स दे गया है तो उसके लिए उसका मेंटेनेंस क्या होगा, ये सारे चीजें क्या है? सिविल मैटर्स है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, और इतना ही चीज याद रखें, और भी चीजें आएंगे तो पता चल ही जाएगा। तो सिविल का मतलब यहाँ पे ये हुआ नागरिकता। सिविल मतलब होता है नागरिकता, नागरिक। इसका नाम भी देखें तो समान नागरिक संहिता नाम है। नागरिक संहिता का मतलब सिविल कोड। कोड मतलब जो एक पूरा जो कानून है या फिर जो पूरे जितने भी एक्ट्स है, जितने भी क्लॉज है, सारे एक जगह इकट्ठा हुआ हो, कोड है उसमें। मतलब ये बता रखा है कि ये आर्टिकल, ये जो सेक्शन है इससे रिलेटेड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए उसके पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, जितने भी ये मैटर्स हैं वो सारे किससे रिलेटेड होंगे? सिविल से रिलेटेड होंगे। सभी के लिए बराबर होंगे और एक कोडिफाइड होगा, वह एक सेक्शंस के द्वारा बताया जाएगा कि ये सारी चीजें हैं। अब बहुत से लोगों के बीच में ये धारणाएं हैं कि सिविल कोड जो है इसमें क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी आ जाते हैं। नहीं, सिविल कोड का मतलब, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैमिली से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वही सिविल कोड्स में आते हैं। और इंडिया में ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हालांकि नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे जो सेक्शंस है, यानी स्पेशल चीजें जो लागी हैं उससे यूनिफॉर्मिटी आती है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान है कि इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड्स हैं। क्रिमिनल्स के मामले में किसी भी तरह का कोई पर्सनल लॉज नहीं चलते। पर्सनल लॉज क्या है? जैसे इंडिया में सिविल कोड्स के जो सिविल से मैटर है जितने, ये मैरिज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सारे रिलीजन वाइज पर्सनल लॉ से डील किए जाते हैं। जैसे बहुत सालों पहले जो हिंदूज के जितने भी फैमिली से रिलेटेड कितने भी कानून केसेस जितने भी आते थे वो हिंदूज के रिचुअल्स के हिसाब से फॉलो किए जाते थे। हालांकि अब हिंदू
कोड बिल के तहत लाया जो गया है, एक पूरा कोडिफाइड है सब कुछ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, ये सारा कुछ मेंटेन है एक प्रॉपर प्रोसीजर में। और मुस्लिम्स के होगा तो वह मुस्लिम पर्सनल लॉ MPL उसके तहत गाइडेड है, क्रिश्चियंस से लिए क्रिश्चियंस की तरह गाइडेड है। और यहीं पे जो हिंदू वर्ड है, जो जो रिचुअल्स में हिंदू जो नाम आएगा रिलीजन्स में, उसमें बुद्ध, जैन, सिख सारे ही शामिल होंगे, तो वो सारे भी इसी रोल्स के अंदर आ जाते हैं। तो सिविल मैटर्स में पर्सनल लॉज का काम होता है। तो मैटर आखिर डिबेटेबल ऐसा क्यों है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लानी ही क्यों है? इसलिए लानी है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें उनके पास एक द्वंद्व होता है, एक डिलेमा में होता है कि ये पर्सनल लॉ से जब ये डील किया जाएगा इसके कानून को, तो पर्सनल लॉज में बहुत सारी खामियां, मतलब ऐसे, मतलब बात लिखी है जिससे डिस्क्रिमिनेटरी भावनाएं आती है पर्सनल लॉज में। अगर उसके तहत चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो भावनाएं हैं कि सभी को एक बराबर देखना, वो कहीं खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपने अपने जजमेंट में बताती रही है कि हमेशा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए जिससे हम ये सिविल मैटर्स यानी फैमिली के और मैरिज ये सब सारी रिलेटेड मैटर्स में है एक यूनिफॉर्म जो फैसला है वो सुना सके। इसीलिए हालांकि कुछ जगहों पे पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे गोवा में उसके जो उसके पुराने पोर्टुगीज एक्ट की वजह से पूरे गोवा में सिविल कोड एक ही जैसा लगा हुआ है। उत्तराखंड ने भी रिसेंटली में ही अपना अलग से सिविल कोड लाया है, लेकिन याद रखिए उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा वो उत्तराखंड के ही लोगों पे अप्लीकेबल होगा। अगर कुछ ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको टैकल करने के लिए, कोई पर्सनल लॉज के टैकल करने के लिए हमारे संविधान में कुछ स्पेशल एक्ट्स भी है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई दो मुस्लिम पर्सन है, मतलब एक महिला एक पुरुष है, दोनों ने शादी की, उसके जो भी आपस में डिवोर्स से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होगा उसको डील कैसे किया जाएगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के द्वारा। मान लीजिए अब दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं, तो दोनों ने शादी की, तो अब तो शादी पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, SPM, मान लीजिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट दोनों शादी करें, अब उन दोनों की शादी के जो जितने भी मसले होंगे वो सारे अब यहीं से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक प्रावधान है, लेकिन जब तक ऐसा पर्सनल लॉ वाला प्रावधान है तब तक सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत होगी इन सब चीजों में। इसलिए टाइम टू टाइम हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ही चाहिए। और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो कहा ही गया है आर्टिकल 44 में कि द स्टेट शैल एंडीवर द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, यानी भारत सरकार यानी भारत राज्य सुनिश्चित करेगा कि पूरे राज्य में, पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता हो। चलिए आप कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दिया गया है उसको भी एक बार देख ले। हालांकि जो जो चीज आपको बताई गई है सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया है इसमें। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में है, ये सारी चीज बातें आपको बता दी गई है, सारा कुछ बता दिया गया है। और कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज होना चाहिए। कुछ एडॉप्शन जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, और गवर्नमेंट विद द चॉइस टू इम्प्लीमेंट द स्टेट, मैंने कुछ डिस्क्रिमिनेटरी है, इसमें मैटर चाहे तो स्टेट रख सकती है, नहीं रख सकती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पर्सनल लॉ को बिल्कुल हार्मोनाइज कर सके और जेंडर इक्वलिटी और सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया जा सके। मैंने शुरू में ही कहा था पर्सनल लॉज में कुछ कुछ ऐसे खामियां हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, जेंडर इक्वलिटी नहीं देखा जाता है और सोशल जस्टिस भी नहीं देखा जा रहा है। तो उन सभी चीजों को लेकर एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है कि ब्रिटिश एरा में जो क्या होता था, जब भारत देश में ब्रिटिश का हुकूमत था तो जितने भी केसेस आते थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है अपने लेक्स लोसाई के कन्फर्म में चलते हैं, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब चलते हैं, तो जब वो ब्रिटिश इंडिया में है तो उस टाइम से भी कुछ कानून चल रहे थे, तो जितने भी ये पर्सनल मैटर्स आते थे वो पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग कर देते थे, हिंदूज के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, और क्रिमिनल्स में भी कुछ कुछ जितने भी थे वो सारे इंग्लिश लॉज के तरह करते थे। तो पर्सनल लॉज का जो इवोल्यूशन अभी तक वही ट्रेंड्स में ही चल रहा है। तो धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, तो धीरे चेंज भी होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट चला कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हम प्रॉपर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। सारे जो KT शाह, KM मुंशी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो चाहते थे कि UCC उस टाइम पे लाया जाए, लेकिन यह बात बनी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था कुछ समुदाय को लेकर, कुछ ट्राइबल एरिया को लेकर, कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उनकी आइडेंटिटी खो जाएगी, इस तरह के मैटर्स थे। और इंडिया ऐसी स्थिति में नहीं था कि एक और जैसे अभी जस्ट देश आज़ाद ही हुआ हो और किसी भी तरह का रिवोल्ट ना देखने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी जैसे चल रहा बाद में इसको देखेंगे। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस बात को लिख दिया कि स्टेट शैल एंडीवर द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें चली,
और हालांकि भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब कोई और धर्म जो है, यानी उनका कहना था कि पर्सनल लॉज जो सारे धर्म के अलग अलग है, कोई माने चाहे ना माने, हम तो हिंदू कोड बिल लेके आएंगे। यानी हिंदूज के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए हिंदू कोड बिल लाएगा। उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा विरोध किया गया कि हिंदू कोड बिल लाए थे, और हिंदू कोड बिल ठीक से जब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था तो भीमराव अम्बेडकर ने अपने जो सरकार थी उनको एक लॉ मिनिस्टर जो बनाया गया वहां से उसने इस्तीफा दिया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर बाद में बहुत मुशक्कत के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको पास कराया। तो हिंदूज में जितने भी आप अब एक्ट देखते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, ये सारे क्या है, वो हिंदू कोड बिल के ही तहत आया था, जो अब हिंदू कोड एक्ट प्रॉपर एक एक्ट बनकर तैयार हुआ है। और भी सारी देखेंगे, गोवा जो है यूसीसी पहले से 42 सिविल कोड के 1867 का ही फॉलो कर रही है। गुजरात में लाना चाह रहे हैं, उत्तराखंड पहला ही स्टेट था। और जुडिशियल में जब भी कहते हैं ना कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो केसेस आए थे, जैसे सरला मुद्गल केस में है कि रिलीजियस कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, लिली थॉमस केस में कि कोई भी हिंदू जो मैन है, जैसे हिंदू कोड बिल में लिखा हुआ है कि हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें लिखा है कि कोई भी दोबारा शादी नहीं कर सकता एक पहली बीवी के होते हुए भी, और शादी करेगा तो सहमति उमति और भी, मतलब दोबारा शादी नहीं कर सकते हिंदू पुरुष। तो क्या कर देते, बहुत सारे लोग इस्लाम में कन्वर्ट होके दूसरी शादी करके, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियों का प्रावधान था, तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते थे। इसके लेकर लिली थॉमस केस हुआ था, उसमें भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, नहीं तो ये दिक्कत हमेशा चलता रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डायमेंशन देखें तो आर्टिकल 44 कहता है। सिग्निफिकेंस इससे क्या होगा, अगर आखिर कोई आपसे पूछे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आपका जवाब आना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। उसके प्लस में आपका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए कि यह यूसीसी जो है इसका प्रमोशन की, यूसीसी के आने से कुछ फायदा होगा, जैसे जेंडर इक्वालिटी, लीगल यूनिफॉर्मिटी और सोशल जस्टिस को टैकल किया जाएगा, प्रमोट किया जा सकता है उसको, और नेशनल इंटीग्रेशन भी बना सकता है। और भी सारे आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि सरकार की इंटेंशंस भी इसमें अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा अपना खुन्नस निकालने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए और नैरेटिव कुछ और सेट कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा पार्ट है वो है मैप ऑफ द डे। तो आज मैप ऑफ द भारत में क्या है, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर को एक बार देख लेते हैं। और ये न्यूज में किया है क्यों है कि कर्नाटका की जो डीपीआर है, रिवाइज डीपीआर कर्नाटक गवर्नमेंट सबमिट करी है मेकाडोकू डैम पर अक्रॉस कावेरी रिवर। यानी कावेरी रिवर पर जो मेकाडोकू डैम है उस पर एक डीपीआर एक सबमिट करने जा रही है। और कावेरी रिवर से कुछ इंफॉर्मेशन अगर हम ले यहाँ से, तो क्या है, कावेरी रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी हिल से। कहाँ से, ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका से, और साउथ ईस्ट की तरफ ऐसे करके नीचे अगर मैप की तरफ देखें तो साउथ ईस्ट की तरफ वो फ्लो कर स्टार्ट कर जाती है। और ये सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो करती है। एक याद रखिए, ब्रह्मगिरी हिल से स्टार्ट होके साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में लगभग 765 किलोमीटर की यात्रा करती है। कहाँ कहाँ से, कर्नाटका और तमिलनाडु में। और रिवर जो है ये ईस्टर्न घाट्स की ओर डिसेंड करती है, और जो वहां पे वाटरफॉल्स बनाती है, और जितना ज्यादा वाटरफॉल्स बना रही है वहां पे वो हाइड्रो पावर इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कावेरी नदी है वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आके डिस्प्लिट हो जाती है बे ऑफ बंगाल से मिलने से पहले। और ये बे ऑफ बंगाल में जब मिलती है तो वो डेल्टा बनाती है और एक बहुत ही फर्टाइल लैंड बना देती है, इसीलिए उसको गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया कहा जाता है। और कावेरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और ये तमिल लिटरेचर के हिसाब से बहुत पवित्र नदी है ये। जब ये रॉकी बेड्स के आसपास पहुंचते हैं कावेरी रिवर, तो एक चंचुकुडी जो डैम्स है वहां पे, जो चंचुकुडी जो एरिया है वहां पे आके लगभग 900 से 1200 किलोमीटर फीट का जो कर्नाटका प्लेट्यू में जाता है। फिर ये यहाँ पे एक कृष्ण राजा सागर डैम आपको मिलेगा, कृष्ण राजा सागर डैम मिलेगा। और ये कहाँ पे मिलता है आपको, जब कावेरी की दो ट्रिब्यूटरी हिमावती और लक्ष्मण तीर्था आपस में मिलती है, और लगभग 31 स्क्वायर किलोमीटर का एक रिजर्वयर बनाकर वहां पे बनाता है, और वहीं पे आपको कृष्ण राजा सागर डैम मिलेगा। कर्नाटका में जो आइलैंड्स है, आप श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम देखेगा, जो कि 50 किलोमीटर दोनों से अलग है। शिवसमुद्रम फॉल आपको मिलेगा भाड़चुक्की और गगनाचुक्की में, और जबकि 100 मीटर है। यहाँ पे हाइड्रो पावर मिलेगा मैसूरू, बेंगलुरु और कोलार फील्ड्स के आसपास।
स्टैनली रिजर्वेयर भी जो मेट्रो डैम के पास मिलेगा 155 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और श्रीरंगम आइलैंड जो है लगभग 10,360 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है कबानी, अमरवती, नोएली और भवानी। और ग्रेट एनुकेट जो कि लगभग सेकंड सेंचुरी में बनके चला गया था, वहां पे आपको कोली डैम जो एक बन के तैयार होता है, और ये डेल्टा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स जो कि एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट्स है कर्नाटका और केरला और पुडुचेरी ये सब एरियाज को लेकर ज्यादा होता है। और ये डिस्प्यूट लगभग 1892 से लेकर 1924 तक चला, और मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और 1974 से कर्नाटका जो है डाइवर्ट किया है वाटर को लगभग 4 न्यू रिजर्व में, जिसकी वजह से तमिलनाडु इसको एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ उसके बेस में। और डिस्प्यूट कंटिन्यू होने के बाद एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और इसके जितने भी सारे मसले होते हैं वहीं पे सॉल्व किए जाते हैं। अगला है हमारे मैप ऑफ द वर्ल्ड में हाईली गोबी वल्केनो। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, हमने आपको जो करंट अफेयर उसमें भी आपको बताया था कि हाईली गोबी जो कि इथोपिया में है, लगभग अभी इसका जो इरप्शन हुआ है, और ये बहुत ज्यादा एक एस्टॉनिशिंग, आश्चर्यचकित करने वाला था कि जो वल्केनो लगभग 12,000 साल तक कुछ भी इनएक्टिव था, वो अचानक से इतना हुआ। इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया जाए तो यह हाईली गुलबने जो है इथोपिया में इरोप्ट हुआ है अभी, और इसके एश फिल्म्स जो है इंडियन के एयरस्पेस तक भी आया है। हाईली गुब्बी जो है एक शील्ड वल्केनो है, इथोपिया में है और अफार रीजन में है, लगभग 493 मीटर सी अबव सी लेवल है। और ये सदर्न मोस्ट वल्केनो है एल्टा एले रेंज में, और ये वोल्केनो चैन विद द अफार डिप्रेशन में है। नवंबर 2025 में और ये कंफर्म किया गया था कि लगभग 12,000 साल से ये इनएक्टिव एरिया है, लेकिन नवंबर 2025 में अचानक से आता है और ये सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। 23 नवंबर 2025 को यह था टोलोजी वाक रिपोर्टेड एन एक्सप्लोजिव रिटर्न विद ऐश डिटेक्टेड वाया सैटेलाइट। और ये ऐश के साथ जब मतलब कुछ ऐसा पूरा धुआं धुआं होने लग गया था, ऐश वहां से ज्यादा आने लग गया था। वोल्केनिक ऐश जो है डिप्रेट अक्रॉस द पेनिनसुला, पहले ये अरेबियन पेनिनसुला की तरफ जाता है, फिर धीरे धीरे करके यह प्रॉपर हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते गुजरते गुजरते अरेबियन पेनिनसुला होते होते इंडिया के कुछ कुछ एरिया में भी आ गया है, और यमन और ओमान में भी, और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी उसके चलाया है। और सब पैलिनियन माना गया है। और टॉल बॉयंट कॉलम विजिबल इन सैटेलाइट इमेज। टॉल बॉयंट मतलब बहुत ज्यादा एक बॉयंट सा एक इमेज बनकर तैयार हुआ है। और एटाले वोल्केनो जो है यह एक सेम रेंज पर है जो लॉन्गेस्ट लास्टिंग लावा लेक्स पे भी है, और हाईएस्ट पीक इन अटा लेक रेंज है वो है एले बागू जो कि 1031 मीटर है। इथोपिया कहाँ लोकेटेड है, एक बार इथोपिया का भी लोकेशन चेक कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही कंट्री है, और इसके बॉर्डरिंग कंट्री कौन से है, कीनिया, सुडान, एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती एंड साउथ सुडान, ये याद रखिएगा। और एबिसिनियन हाईलैंड है जो कि इथोपिया के लैंडस्केप्स को डोमिनेट करती है। इथोपिया जो है अफार ट्रिपल जंक्शन पे भी है, जहां पे 3 टेक्टोनिक प्लेट डाइवर्ज है जो कि मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव जोन्स को बनाकर देता है, 3 एक कंजक्शंस पे बना हुआ है। और एक्स्ट्रा एडेड एग्जाम रिलेवेंट फैक्ट्स क्या है कि जो द अफार डिप्रेशन है या डलोल जो है, इसके भी एक घर, इसका भी एक होम है, जो कि एक हॉटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है पृथ्वी पे। डलोल एक जगह है जो कि हॉटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, इनहेबिटेड मतलब वहां पे लोग नहीं रह रहे हैं, सबसे गर्म जगह पे भी है धरती के, नाम क्या है, डलोल, यही आपको अफार डिप्रेशन में मिलेगा। और ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट सिस्टम में है अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और इसके भी नई एक ओशन बनाने जा रही है, फ्यूचर में एक ड्रिफ्ट सा बनता जा रहा है। और वोल्केनिक ऐश कैन डैमेज एयरक्राफ्ट इंजन्स। आखिर ये इतना चिंताजनक क्यों है कि वोल्केनिक ऐश से जो उसके एयर स्पेस में जितने भी एयरक्राफ्ट है उसको इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है, रडार सिस्टम को भी नुकसान हो सकता है, और विजिबिलिटी खत्म करने की वजह से एयरफोर्स जो एयर स्पेस क्लोजर का भी खतरा रहेगा। यानी इतना ज्यादा मतलब ऐश के आने की वजह से और ये इरप्शंस होने की वजह से ये सब खतरे का आने का चांसेस ज्यादा है। तो ये था हाईली गुबले वोल्केनो, जो बहुत न्यूज में है। तो इसी तरीके से आज का ये सेशन हमारा खत्म हुआ, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि आप भी कुछ कुछ क्वेश्चन ये आप मार्क करते रहे, आप अपनी तैयारी को देखते रहिए। आपको क्वेश्चन इस बार आज जो दिया जा रहा है डेली जनरल स्टडीज क्विज में, आज हिस्ट्री का सेक्शन दिया जा रहा है, ताकि आप हर रोज एक ही जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन देके आप भी बोर हो गए होंगे,
तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन आपके राइट साइड में है। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसके यहीं से स्टार्ट करेंगे। और भी सारे अगर आपको कुछ भी और भी एमसीक्यूज लगाने हो तो हमारे वेबसाइट में या फिर ऐप पे जाके आप एक बहुत सारा न्यूमरस क्वेश्चन है एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड, उसको जाइए, सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को ऊपर करा रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।